सही है। तो जैसे कल हम लोगों ने लोड कैलकुलेशन और ये सब रेनफोर्समेंट का डिजाइन जो था हाँ सर। इसका पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके हाँ बाद हाँ। आता है आपका चेक करना क्रैकविड। हाँ क्रैकविड चेक करने के लिए आईआरसी 112 में स्पेसिफिकली फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना है अपने को, बस उन फॉर्मूलेस को फॉलो करना है और अपने को समझना है कि क्या कह रहा है। तो जैसे कल भी डिस्कस हुआ था एक तो क्रैकविड ये डिपेंड करती है अपने कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन पे हाँ कि सर। हमारी एक्सपोजर कंडीशन क्या है। हाँ। और हेलो हाँ, सर। हाँ सर। तो क्रैकविड के लिए बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है अपना। ये सबसे मेन फॉर्मूला है क्रैकविड का। W के इज इक्वल टू SR max ब्रैकेट में ESM और ECM दोनों का हाँ। माइनस करना है। SR max इज द मैक्सिमम क्रैक स्पेसिंग। मतलब एक स्पेसिंग तो हम लोगों ने दे दी अभी डिजाइन करने के टाइम में। हाँ। हम लोगों ने जो भी स्पेसिंग दी 100 mm, अपना हाँ। रेनफोर्समेंट जो है 100 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर दिया। बट हाँ। ट्रैक विड्थ के लिए एक स्पेसिंग कोड ने स्पेसिफाई की हुई है कि आपका SR max जो है, आपने जो स्पेसिंग प्रोवाइड की है वो SR max से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एप्सिलन SM जो है मीन स्ट्रेन इन रेनफोर्समेंट, हम्म। और CM है मीन स्ट्रेन इन कंक्रीट। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, अपने एक्सेल में ले चलते हैं। हाँ सर। ये हाँ, ये सेम माइनस ये है। हाँ सर। यही एक फॉर्मूला है जो मेन अपना क्रैकविड का फॉर्मूला है, और हमें यही कैलकुलेट करना है। अगर ये देखेंगे तो ESM इज सिग्मा SC। सिग्मा SC और कुछ नहीं है, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है। हाँ। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो स्ट्रेस इन टेंशन रेनफोर्समेंट एज्यूमिंग सेक्शन इज क्रैक्ड। अरे मतलब जब हम क्रैक विड्थ चेक कर रहे हैं तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा सेक्शन जो है वो क्रैक्ड है। जबकि ठीक आप सर। हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर चेक किया हमारी था, हमारा उसमें हमारा सेक्शन क्रैक यहाँ नहीं। पे अनक्रैक्ड है। अगर हाँ मेरा सर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है तो मेरा सेक्शन क्रैक होगा, नहीं तो मेरा सेक्शन अनक्रैक्ड ही रहता है। जी बट सर। कोड ये कहता है कि आप जब क्रैकविड चेक कर रहे हैं तो आपको ये मानना है कि मेरा सेक्शन क्रैक्ड है। और हम्म। अल्फा ई, अल्फा ई कुछ नहीं है, ये अगेन मॉड्यूलर रेशियो है ES/ECM। ES अपना 200,000 है और ECM जो है अपना 3200 जो 3300 MPa। हम्म। ठीक है। हाँ सर। और उसके बाद आता है आपका AC effective, it is the effective area of the concrete in tension surrounding to reinforcement of depth H effective, where H effective is lesser of 2.5 H minus D या H minus X by 3 और H by 2। ये तीन कंडीशन दी हुई है आपको AC इफेक्टिव निकालने के लिए। फिगर 12 पॉइंट। ठीक है। हाँ सर।
और KT is the factor dependent upon the duration of the load which may be taken as 0.5। KT इसने खुद डिफाइन कर दिया है कि आप 0.5 ले लीजिए। हाँ और ये दिखा रहा है आपका HC इफेक्टिव। आपका इफेक्टिव एरिया कौन सा है, हाइट या एरिया, जो कि आपके क्रैक फॉर्मेशन में आएगा। वैसे तो एरिया अपना हाइट यहां से यहां तक है, हाँ। लेकिन अपने को HC इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द, ये ये तो बीम के लिए था, ये स्लैब के लिए दिखा रहा है। HC इफेक्टिव इज टॉप से मेरा यहां तक जो भी एरिया आ रहा हो उसको हम HC इफेक्टिव कहेंगे, जो कि इस तीन फॉर्मूले से निकलेगा। इन तीनों का छोटा होना चाहिए सबसे। अच्छा, इन तीनों में जो लेसर होगा इन वो तीनों में वैल्यू जो लेगा। छोटा होगा, चाहे जी सर। H/2 छोटा हो या 2.5 H-D। डी अपना रेनफोर्समेंट जो नीचे हमने प्रोवाइड कर रखा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप फाइबर है। और या H-X डिवाइडेड बाई 3। एक सेकंड। ठीक है। हाँ सर। बस यही, ये तीन फॉर्मूलेज में अपने को चेक करना है। तो पहले, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग, विड्थ हमारे पास 1 मीटर है, हाँ। हाइट हमारे पास टोटल डेप्थ जो है वो 240 है, हम्म। और मेरी रेनफोर्समेंट तक की जो डेप्थ है वो 189 है। 240 माइनस कवर डिवाइडेड बाई, माइनस रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाई 2। हाँ। ठीक है। हाँ अब सर। ACT जो है, एरिया ऑफ कंक्रीट विद इन टेंसाइल जोन, जो कि क्रैक होने के पहले तक कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये HBH/2 होता है। ये IRC 112 में नहीं दिया है, ये अगर आप देखेंगे तो IRC 1110, 105 में बोले थे ना सर? हाँ 105 में ये है। और ये है पेज 142 पे। हम्म, 210। ये यहाँ दे रखा है। ACT is the area of concrete within the tensile zone just before the first crack forms. The section behave elastically until the tensile fiber stress reaches FCTM. Therefore, for rectangular section, the area in tension is half the slab depth. तो स्लैब का जो डेप्थ है उसका हमें हाफ कर देना है यहाँ पे। 120 हो जाएगा सर। 240 है ना? हाँ, तो 120 इंटू 1000 भी तो होगा। बी हाँ हाँ। BH/2। BH/2 B इंटू। अच्छा। ये BH/2 किया हुआ है ना, हाँ 1000 यार, इंटू टू एरिया फोर्टी बोला है ना सर? है। हाँ, एरिया लिखा है ना सर, तो हाँ, B एरिया ऑफ द कंक्रीट। हम्म। ठीक है। जी सर। सिग्मा B सिग 1 मीटर हो गई, हाइट सर 240 हो गया। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, यही ना सर? हाँ, उसके ठीक सर। बाद, उसके बाद हमारा जो सिग्मा S है, हाँ। सिग्मा S कुछ नहीं होता है, दिस इज द स्ट्रेन इन
मैक्सिमम स्ट्रेस कंक्रीट में जो आ रहा है, और ये एफ वाई के ही ले सकते हैं, ये कोड, ये भी कोड में लिखा हुआ है, हम्म। ये आईआरसी 112 में ही लिखा हुआ है हाँ। कि सिग्मा एस जो है मैक्सिमम स्ट्रेस है, और इसको आप एफ वाई के, सिग्मा एस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस परमिटेड इन द रेनफोर्समेंट इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, दिस में बी यील्ड स्ट्रेंथ, और ये करके इसमें yield strength of the reinforcement FYK. This may be taken as yield strength of the reinforcement FYK. मतलब maximum permissible stress in मेरा reinforcement, ठीक है। हाँ सर। This is the maximum permissible stress in the, रेनफोर्समेंट। तो एपी 500 हम लोग इसको लिए हैं, और K की वैल्यू जो है, this is the coefficient which allows non-uniform self-equilibrium stresses which led to the reduction of restraint force। ये भी यहाँ पे पेज में ही दिया हुआ है। हम्म। K is the coefficient which allows the effect of non-uniform self-equilibrium stresses which led to the for H less than 300 mm, it should be 1। हम्म। तो अपना तो लेस देन 300 ही है सर, 240 है नहीं, ना। एक जगह अपना 500 भी तो हमने पकड़ रखा है। हाँ। हाँ, जहाँ पर गडर है। हाँ, जहाँ पे गटर है, तो इसके हाँ बीच का वहाँ का। इंटरपोलेट करके हम लोगों ने ये वैल्यू यहाँ पे हम्म। 0.83 ले रखी है। ये 540, 540 लिया है ना, हाँ। तो इसका इंटरपोलेट करके ये वैल्यू हम्म। हम लोगों ने 0.83 निकाल ली है। ठीक सर। और केसी अगेन मेरा कोफिशिएंट है जो 0.4 होता है। केसी इज द कोफिशिएंट विच टेक्स अकाउंट ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सेक्शन जस्ट prior to cracking एंड ऑफ द चेंज ऑफ द लीवर आर्म। मतलब केसी एक कोफिशिएंट कोड ने डिफाइन कर रखा है जो कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है जस्ट क्रैक होने के पहले। अच्छा। और ये 0.4 आप ले सकते हैं फॉर हम्म। बेंडिंग मेंबर्स, ये भी कोड कहता है। ये हाँ ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो KC is the coefficient which takes the account of stress distribution within the section just prior to, for pure tension KC is equal to 1। एसी। और इसी में लिखा है केसी को हम 0.4 भी ले सकते हैं। मिनट, अच्छा ये यहाँ नहीं लिखा है, SP 105 में देखेंगे आप, हाँ। पेज 143, वन यहाँ पे फोर्टी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, for rectangular section less than 300 mm depth, K should be taken as 1 and can be gen in general taken as 1.0 conservatively for section with no axial load, sigma C is equal to 0, reduces the Kc to 0.4। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से हम्म। 0.4 मिलती है। नो और एक्सियल लोड केस में। हाँ, हमारे पे एक्सियल लोड तो है नहीं ना कोई, हाँ। और उसके बाद हमें एएस मिनिमम कैलकुलेट करना है। वो कुछ नहीं है, केसी इंटू के, एफ सी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई
AST। तो एरिया ऑफ स्टील जो हमने ऊपर निकाला, हाँ, निकाला हुआ है सर। नहीं, ACT है। ACT हमने यहाँ निकाल लिया। हम्म। KC हमारे पास अवेलेबल है, के हमारे पास अवेलेबल है, FCT इफेक्टिव भी हमने निकाला। तो ये कुछ नहीं है बस। ये वाला शीट सर शेयर किए हैं? नहीं, ये वाला अभी नहीं किए हैं, करेंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि तो ये वाला आने के बाद क्या है ना, फार्मूला खोजने में और आसान हो जाएगा। यहाँ पर सब फार्मूला यूज हुआ है। हाँ, तो सबसे मैं पहले अभी वैल्यू फार्मूला हमारी, पर ही कर रहा हूँ, कि नहीं तो सब फार्मूले खोजने में टाइम बहुत लग सबसे रहा है। पहली वैल्यू हमारी यहाँ पे आप देखेंगे तो 0.4 है, KC। उसके हम्म। बाद के, उसके बाद G55 जो हमारा AC इफेक्टिव है, ये हम ऊपर से लेके आ रहे हैं। हम्म। FCTM, FC इफेक्टिव इज FCTM। ठीक है। हाँ। और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ACT डिवाइडेड हाँ। बाई 1000 H डिवाइडेड, एक मिनट, FCT इफेक्टिव ऊपर से आ गया, मल्टीप्लाइड बाई H, और इसको डिवाइड किया है I से, सिग्मा S। एक मिनट, ये फॉर्मूले में थोड़ा और भी है क्या कुछ? अच्छा, यहाँ पे सिग्मा S नहीं दिख रहा है। हम्म। ठीक है। हाँ। तो एक ये पूरा फॉर्मूला जो है, ये है एएस मिनिमम का। अगर इसको हम्म। देखना चाहे तो इक्वेशन 12.1 में, इक्वेशन 12.5, 12.2 और ये 12.1, ये यहाँ पे हाँ। डिफाइन किया हुआ है। एएस मिनिमम इंटू सिग्मा एस इज इक्वल टू KC के FCT इफेक्टिव और ACT। तो हाँ। एएस मिनिमम निकालने के लिए हम लोग सिग्मा एक्स को डिवाइड में लेके चले जाएंगे। हाँ, और तो हो एएस इज द जाएगा। मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट विद इन द टेंसाइल जोन। ये बेसिकली हम मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ये आ रहा है 288, जबकि हमने हम्म। प्रोवाइड किया है 1130। तो हाँ सर। ये एक चेक, ये बेसिकली एक चेक हुआ अभी कि हाँ, हाँ। हमने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट है कि नहीं। हम्म। तो हम तो ऑलमोस्ट 3 4 4 टाइम्स कर, हम्म। हम लोग तो सर ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कर रहे हैं। नहीं नहीं, फोर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप 4 टाइम्स भी दे रहे हैं लेकिन आपका नीचे का WK जो है वो फेल हो जाता है। हाँ। अभी तो हम सिर्फ एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, अभी WK पे पहुंचे ही नहीं। ये मेन वाला जो फॉर्मूला है, हाँ। यहाँ तक तो हम अभी पहुंचे ही नहीं। हम तो अभी सिर्फ चेक किया है हमने अभी हाँ। कि एएस मिनिमम जो कोड कह रहा है फॉर क्रैकविड, एक एएस मिनिमम हमने यहाँ भी ऊपर भी चेक किया था। हाँ सर, हाँ, एस किए थे हम लोग। एक एएस मिनिमम यहाँ भी चेक हुआ था। हम्म। वो देखिए, एएस मिनिमम यहाँ पे 245 आ रहा है, हम्म। लेकिन हमारे क्रैकविड चेक में वही एएस मिनिमम 50। 288 आ रहा है। हाँ। मतलब हमारा क्रैकविड का जो चेक है उसमें एएस मिनिमम कम से कम 10-12% AST बढ़ रहा। मिनिमम से ज्यादा आता है। हम्म। तो ये अभी आपको लग रहा है ये चार, मतलब 3 टाइम्स है या 4?
4 टाइम्स है, लेकिन कभी कभी ये 4 टाइम्स होने के बाद भी हमारा जो WK है वो हाँ फेल हो जाता है। दूसरा चेक ये कहता है कि स्पेसिंग का, बार डायमीटर जो हमने प्रोवाइड किया है और कवर हाँ। जो हमने प्रोवाइड किया है, हम्म। स्पेसिंग को चेक करने को बोलता है कि हमारा स्पेसिंग जो है वो जो इसमें हम लोगों ने बात की थी ना उस हाँ क्रैक कल, वाली। नहीं कल किए थे ना स्पेसिंग, जो आ रहा था लगभग हम लोग 100 पर दिए हैं, वो आ रहा था 250 से ऊपर। नहीं नहीं, वो तो फिर अलग हो गया। क्रैक विड्थ के लिए फिर ये कहता है कि स्पेसिंग चेक करनी है आप। अच्छा अच्छा, क्रैक बेस में फिर वापस चेक करना है। हाँ, वो स्पेसिंग तो आपकी मतलब AST कैलकुलेटेड के हिसाब से है। यहाँ हम्म। पे आपको फिर से स्पेसिंग चेक करनी है, हम्म। जो कि हम्म, समझ स्पेसिंग, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्पेसिंग हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है। ये आप कुछ नहीं है, बार डायमीटर 5 टाइम्स द बार डायमीटर प्लस द क्लियर कवर प्लस द बार डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, 5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो हम्म। 5 टाइम्स द क्लियर कवर और प्लस बार डायमीटर का हाफ, ये हमारी स्पेसिंग क्रैक विड्थ के लिए होती है, जो कि 255 आ रही है। हाँ देखिए सर, वो लगभग 250 में बोला ना, वो आ रहा था। उस अगर समय आप आप बोले थे रेट वैल्यू। हम्म क्रैक का जब बात आया था ना, तो ये वैल्यू आप बोले थे सर, इसीलिए मुझे ध्यान हम्म में था कि 250 के लगभग आ रहा था। हाँ वो एक्सेल नहीं आ रहा है, वही गड़बड़ है, नहीं बाकी हम आपका सुन रहे हैं एक एक चीज को बड़े ध्यान से, इसीलिए हम कहीं डाउट होने पर तुरंत पूछ लेते हैं। 255 हमारा है 100। तो वो तो ओके ही है। हाँ तो सर हम तो 255 है, हम 100 दे रहे हैं, लेस देन 50% पर ले आए हम लोग। हाँ वो ठीक है, उससे कोई हम्म। कोई इशू नहीं है स्पेसिंग का बहुत। अब स्पेसिंग का बेसिकली ये सारे चेक हैं कि हाँ ये सर। चेक ओके होने चाहिए। हम्म। और उसके बाद में फिर अब आते हैं यहाँ पे जहां हमको क्रैकविड चेक करनी है। हाँ सर। तो ये ही एक फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसमें कुछ वैल्यू हमने ऊपर निकाली है। एच सी इफेक्टिव इज मिनिमम ऑफ 2.5 H-D ब्रैकेट H-X/3 या H/2। तो ये तीनों चीजें हमने ऊपर निकाल रखी हैं। हाँ। तो HC इफेक्टिव के लिए कुछ भी नहीं करना है, 2.5 F146 ये हमारा टोटल डेप्थ है, हाँ। माइनस G, ये हमारा जो बार के सेंटर तक की डेप्थ है, हम्म। दोनों को माइनस कर दिया। फिर F146 240 माइनस K180 दैट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो यहाँ पे हमने निकाल रखी, ऊपर ही निकाली हुई है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हाँ। या F146 240 mm डिवाइडेड बाई 2, जो भी मिनिमम आएगा वो हमारा हम्म। ये रहेगा। अब AC इफेक्टिव ये कुछ नहीं है,
एसी इफेक्टिव जो है एच इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई विथ, तो ये हमारा 120,000 हो जाएगा। एएस प्रोवाइडेड, हमने जो यूएलएस में डिजाइन करने के टाइम में स्टील प्रोवाइड किया है वही आ जाएगा। हम्म, रो पी इफेक्टिव, ये कुछ नहीं है, ये एएस डिवाइडेड बाय एसी इफेक्टिव है। ये इन दोनों का एएस हाँ, जो हमने प्रोवाइड किया है 1130 डिवाइडेड हम्म, बाय 120,000, हाँ, ये इसका रेशियो है। अच्छा। ये कुछ नहीं है, ये बस एक रेशियो है हम्म, जिसे हमें निकालना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे आप देखिए रो पी इफेक्टिव आ रहा है। हाँ, ठीक है। हम्म, उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे फिर स्पेसिंग मैक्स निकाल रहे हैं हम। यहाँ अच्छा। पे तो आपने एक स्पेसिंग निकाली, परमिसिबल स्पेसिंग, हाँ, कैलकुलेटेड स्पेसिंग। अभी हम यहाँ पे फिर से स्पेसिंग निकाल रहे हैं। हम्म, एस मैक्स, एस मैक्स जो है आपका 102 पे थे ना हम लोग, तो 10, ठीक है। एस आर मैक्स, एस आर मैक्स को निकालने के लिए ये फिर से फॉर्मूले देता है। 3.4 C प्लस 0.425, K1 K2 5 और रो पी इफेक्टिव। ये आ गया रोपी इफेक्टिव, अभी जो वहां निकाल रहे हैं। हाँ, तो एस आर मैक्स 3.4 AC प्लस 0.17 रो पी रो इफेक्टिव, इक्वेशन 12.8 IRC 112, इक्वेशन 12.8 IRC 112 में ये इक्वेशन दी हुई है। तो हम एस आर मैक्स यहाँ पे, यहाँ पे तो जो निकाला वो मिनिमम, मतलब मैक्सिमम परमिटिव परमिसिबल स्पेसिंग है, बट ये क्रैक फिट के लिए स्पेसिंग अलग से फिर निकाल रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। सिग्मा एस सी, अगेन ये कुछ भी नहीं है, फिर सिग्मा एस सी हम लोगों ने ऊपर ही निकाल दिया है। हाँ, यहाँ पे ये निकला हुआ है क्वासी परमानेंट टेंसाइल स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट। 65.4। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेन इन स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट, ये हमने डिजाइन करने के टाइम में ही सब निकाला हुआ है। निकाला हुआ है। तो इसको हम्म, हम यहाँ एज इट इज कॉपी करके लेके आ जा रहे हैं। और उसके बाद डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी हमने ऊपर निकाली हुई है, हम्म, वहीं से हम कॉपी करके लेके आ जा रहे हैं। ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यहाँ पे डिजाइन में एसएलएस के टाइम में निकली हुई है। केटी, केटी जो फंक्शन है इसको 0.5 लेना है। ये IRC 112 में ही लिखा हुआ है। K is the coefficient which takes the account of distribution of strain, and 0.5 for bending और 1.0 फॉर प्योर टेंशन। तो हमारा मेंबर बेंडिंग का है, तो हाँ, इसके लिए केटी हम 0.5 ले 0.5। लिया। अच्छा। अल्फा ई कुछ नहीं है, अल्फा ई इज द मॉड्यूलर रेशियो, ईसी बाई ईएसएम, ये हमने यहाँ निकाल लिया। एंड दिस शुड बी ES डिवाइडेड बाई ECM डैश लॉन्ग टर्म, वो होगा क्योंकि हमने देखा क्वाजी परमानेंट में हम जब ES यूज कर रहे हैं तो वो हम लॉन्ग टर्म लोडिंग का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोडिंग का नहीं यूज कर रहे हैं। हाँ, क्वासी में लॉन्ग टर्म। ठीक है। हाँ सर।
तो ये हम यहाँ से जो पहले डिफाइन किया हुआ है वहीं से उठा के लेके आ रहे हैं। और अब हम निकाल रहे हैं अपना फाइनल वैल्यू, ईएसएम एप्सिलॉन एसएम माइनस एप्सिलॉन सीएम। अब ये कहता क्या है, इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा एस सी माइनस के टी एफ इफेक्टिव ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा पी डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई ई एस, या मतलब एक तो फॉर्मूले में ये वैल्यू है जो हम इसमें डाले हैं, और दूसरी कंडीशन इसने लगा रखी है कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6 सिग्मा एस सी डिवाइडेड बाई ई एस। हम्म। तो ये दोनों को यहाँ पे मैक्सिमम में हमने इसको यूज कर लिया है कॉमा लगा के, मैक्सिमम ऑफ 0.6 सिग्मा एस सी स्ट्रेस इन कंक्रीट और डिवाइडेड बाई ईयर। ठीक है, सिग्मा एस सी हमने निकाल दिया है, सिग्मा एस हम्म। सी ये है हमारा, के टी हमारे पास है ही है 0.5, एफ सी टी इफेक्टिव, एफ सी टी इफेक्टिव हमारे पास है ही है, रो पी इफेक्टिव यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है, रो पी इफेक्टिव ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ई, अल्फा ई कुछ नहीं है, मॉड्यूलर रेशियो है, हाँ। उसको मल्टीप्लाई करना है रो पी इफेक्टिव से, फिर ये रो पी इफेक्टिव जो हमने निकाल रखा है, हम्म। और डिवाइड करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, एंड इट शुड बी आइदर ग्रेटर देन और और लेस एक- इक्वल टू 0.6 सिग्मा एस सी डिवाइडेड बाई ई एस। तो ये हमारा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, हाँ अब सर। बारी आती है डब्लू के की, और डब्लू के लिए जो फॉर्मूला दिया है वो है ये वाला। तो डब्लू के लिए जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है एस आर मैक्स ब्रैकेट ई एस एम माइनस ई सी एम, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है, हाँ। और एस आर मैक्स भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अभी। तो कुछ नहीं करना है, एस आर मैक्स मल्टीप्लाइड बाई ई एस ई सी एम को मल्टीप्लाई करके 369.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.002, ये मेरी फाइनल क्रैक विड्थ आ गई 0.072। 0.72। ठीक है, हाँ सर। इसको यहाँ पे हमने चेक भी लगा रखा है कि इफ P180 इज लेस देन दिस, जो हमने क्रैक विड्थ ऊपर डिफाइन की हुई है, हमारी क्रैक विड्थ क्या है स्टार्टिंग में ही 0.3 mm, से कम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सेक्शन या अच्छा। रेनफोर्समेंट, या तो सेक्शन की डेप्थ बढ़ा लो या रेनफोर्समेंट रिवाइज कर लो। ठीक है, हाँ सर। इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक? ना। चलिए, अब आज शेयर का एक और डिस्कशन कर लेते हैं, हाँ सर। और उसके बाद पंचिंग शेयर कल डिस्कस करेंगे, चेक फॉर शेयर। हम्म। आईआरसी 112 क्लॉज 10.3.2.2, 10.3.2, 10.3.2
3.2.2 क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही लगा दिए क्या हम लोग? एलिमेंट्स। आ गया सर। तो शेयर चेक करने के लिए मेन जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, इसको हम्म। हम लोग लिए चलते हैं यहाँ पे। VRDC इज इक्वल टू 0.12 K 80 रो वन मल्टीप्लाइड बाई FCK डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंक्रीट टू द पावर 0.33 प्लस 0.15 सिग्मा CP VW और D डेप्थ। अब इसमें जितनी वर्डिंग दी है इसको किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। जी सर। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है और हाँ उसके बाद में नीचे आप देखिए एक लाइन लिखी हुई है, सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ इतना। दो कंडीशन है VRDC के लिए, शेयर के लिए। पहली हाँ कंडीशन तो ये है कि ये कैलकुलेट करना ही करना है। हाँ। अगर ये कैलकुलेट किया, अगर ये ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, अगर ये बाई चांस किसी वजह से कम आ रहा है तो सब्जेक्टेड टू मिनिमम ऑफ दिस, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी हमें उस वैल्यू को लेना है। ठीक है। सर मिनिमम ना कि मैक्सिमम? मैक्सिमम। सर सब्जेक्ट तो मिनिमम लिख रहा है सर। नहीं नहीं, इससे जो आउटपुट आएगा वो तो हाँ हाँ मिनिमम पकड़ना ही पकड़ना है। हमने क्या हाँ। बोला, बाई चांस इस फॉर्मूले से अगर वैल्यू कम आ रही है हम्म। तो हमें मिनिमम इसकी वैल्यू पकड़नी है, तो इन दोनों में मैक्सिमम हो गया ना। हाँ अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं हमारा शेयर किसी वजह से यहाँ पे 10 आ रहा है हाँ। और यहाँ पे मेरा शेयर 15 आ रहा है, हम्म इस फॉर्मूले से मेरा शेयर 15 आ रहा है हम्म। और इससे 10 आ रहा है, तो हमें इन दोनों में से मैक्सिमम ही लेनी है ना। हाँ 15 लेंगे। ठीक क्योंकि सर। ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू तो ये रहेगी ही रहेगी। हाँ हाँ। बाकी आपके VRDC से जो ऊपर के फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आए उसका कंपैरिजन आपको इससे करना है और इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो आपको लेना है। ठीक हाँ। सर। अब K जो है, K भी इसमें फॉर्मूले में डिफाइन कर रखा है कि K इज इक्वल टू 1 + √200D, 200 डिवाइडेड बाई D, and it should be less than जी। 2.0 where D is the depth in millimeters। हम्म। हमारी डेप्थ 240 है, तो हाँ 1 + 200 डिवाइडेड बाई D के निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे 1 + SQRT ऑफ 200 डिवाइडेड बाई टू जी। फोर्टी कर दें तो ये वैल्यू आ रही है 1.91 विच इज लेस देन, तो विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब दो हाँ या दो से कम होनी चाहिए, ये हाँ, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कोड कहता है। तो हमारी 1.91 आ रही है, कम ही है से। तो हम इसको ये एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, हमने बड़ा डी ले लिया, यहाँ छोटा डी दिखा रहा है 189। अच्छा। यहाँ पे ये छोटा डी दिखा रहा है ना, हाँ। बड़ा डी नहीं लेना है आपको। बार रेनफोर्समेंट और क्लियर कवर माइनस करके हाँ इसको वन लेना एटी है। तो हमारा फॉर्मूले में ये आएगा
दिस इज इक्वल टू 1 + स्क्वायर रूट 200 डिवाइड बाई 189 ना ऑफ सर? 200 / 189। हम्म। तो ये 2.202 आ हाँ रहा है, जिसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है 2 तक। हाँ। हम 2 से हम्म। ज्यादा नहीं जा सकते, तो ये 2 रहेगा हमेशा। ठीक है। हम्म। नाउ वी मिनिमम, वी मिनिमम जो इस फॉर्मूले में यहाँ यूज कर रहा है, VRDC वी मिनिमम। हम्म। तो वी मिनिमम निकालने के लिए इसने एक फॉर्मूला दे रखा है, जिसमें कि वी मिनिमम 0.0031 K⁻²/3 मल्टीप्लाइड बाई FCK⁻1/2। तो वी मिनिमम भी हम यहाँ पे अगर देखें, तो हमने ये 2 निकाला है, ये वैल्यू हमारी 2 रहेगी। अब वी मिनिमम को भी हम लोग यहाँ ले आते हैं। वी मिनिमम जो है हमारा, इसको यहीं पेस्ट कर देते हैं। वी मिनिमम इज 0.031 मल्टीप्लाइड बाई के ये है टू दी पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई FCK। FCK हमारा ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है, हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट FCK। M48। हाँ, टू दी पावर 1/2 है, टू दी पावर 1/2। ठीक है। तो हाँ सर। हमारा ये वैल्यू आ गई वी मिनिमम की 2.48। ठीक है। हाँ। नहीं, ये कुछ गड़बड़ आ रही है। 0.031 3/2। 1 मिनट। FCK⁻1/2। FCK⁻1/2। FCK 3/2.0031। ये वैल्यू ऐसे कम कैसे आ रही है? K2 है। K, अच्छा अच्छा, ये हम लोगों ने ये जो फॉर्मूले लगाए हैं ना, हम्म। इसमें अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो कुछ और ही करके वैल्यू दिखा दे रहा है। हम्म। वही हमने बोला वैल्यू। ये देखिए, अब आपकी वैल्यू आ गई 0.544 टू दी पावर में। वहां पे गड़बड़ कर रहा था वो। 0.504। ठीक है। हाँ सर। अब हमने वी मिनिमम भी निकाल लिया। हम्म। वी मिनिमम हमारा आ गया। अब हमें अगला चीज निकालना है, सिग्मा CP हम्म। इज लिमिटेड टू 0.2 FCD। सिग्मा CP हमारा 0 रहेगा, क्योंकि हमारा ये ये जो कहता है, हाँ। वेयर सिग्मा CP इज NED। NED जो है वो डिजाइंड एक्सियल फोर्स है। हमारे केस में एक्सियल फोर्स कुछ भी नहीं है, तो हम सिग्मा CP को जीरो कर। 0 लेंगे। NED को यहाँ पे इसने एक्सप्लेन भी किया है कहीं। 1 मिनट। हम्म,
ADD where sigma CP is equal to NED divided by AC, but it should be less than 0.2 FCD MPa. अ, ये है एनईडी अप्लाइड लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस इन द सेक्शन ड्यू टू लोडिंग और प्री स्ट्रेसिंग विद प्रॉपर लोड फैक्टर the influence of imposed deformation on NAD may be proved. Oppressive force shall be taken as positive. Applied longitudinal forces in the section due to loading और pre-stressing, क्योंकि हमारे पास कोई longitudinal force इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, हाँ। तो इसलिए, या प्री-स्ट्रेसिंग मेंबर हमारा नहीं है टेक्स्ट लैब, तो ना। हम सिग्मा सीपी सिग्मा सीपी जीरो ही लेंगे। अब इसके बाद आता है रो वन रो वन इज ASL1 डिवाइडेड बाई BW इंटू डेप्थ, बट इट अगेन इसमें कंडीशन दे रखी है, इट शुड बी लेस देन 0.02, लेस देन और इक्वल टू 0.02। हम्म। तो यहाँ पे हम मिनिमम ऑफ ले रहे हैं, ठीक है। हम्म। रो वन जो निकाल रहे हैं, दिस इज मिनिमम ऑफ ASL, ये एरिया ऑफ स्टील जो हम लोगों ने ऊपर प्रोवाइड किया है उससे डिवाइडेड बाई BWD, और ये लेस देन होना चाहिए 0.02 से, तो हमारा 0.006 आ रहा है, तो ये ओके है, हम्म। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें और क्या निकालने को कह रहा है, बाकी सब तो हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है VRDC। हाँ VRDC। सिग्मा CP हमारा जीरो रहेगा। सिग्मा CP ड्यू टू डिजाइन एक्सियल फोर्स, हमारा एक्सियल फोर्स कुछ नहीं है, नहीं है। तो सिग्मा CP हम जीरो लेके ही चलेंगे। अब हम्म। VRDC हम निकाल रहे हैं। हम्म। VRDC शुड बी मैक्सिमम ऑफ ये फॉर्मूला, या जो हमने V मिनिमम वाला फॉर्मूला देखा था यहाँ पे, ये वाला। हम्म। हम्म। तो VRDC हमारा इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, जिसको कि हमने यहाँ पे फॉर्मुलेट कर दिया है सबको। इस फॉर्मूले में मैक्सिमम ऑफ 0.12, यहाँ पे 0.12 के मल्टीप्लाइड बाई के, ब्रैकेट में 80 रो वन FCK टू द पावर 0.33 प्लस 0.15 सिग्मा CP, क्योंकि हमारा सिग्मा CP जीरो है तो ये ऑलरेडी जीरो हो गया, हाँ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ BW एंड into D। डेप्थ। और दूसरा फॉर्मूला हमें दिया हुआ है V मिनिमम का, V मिनिमम प्लस 0.15 सिग्मा सीपी ऑलरेडी जीरो है, तो ये सिग्मा CP जीरो हो गया। जो V मिनिमम हमने निकाला था, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे BW और डेप्थ से, तो इसमें हम्म। से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरा डिजाइन शियर फोर्स होगा। हम्म। ये मेरा डिजाइन शियर फोर्स है, जी। और दिस शुड बी लेस देन, मतलब ऑलवेज बी ग्रेटर देन माई VED, जो हमने स्टैंड में से आउटपुट लिया था, हम्म। उससे अगर ये ज्यादा है तो शियर रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज और हम बताना भूल गए, ये गर्डर टॉप फ्लेंज में VED जो कैलकुलेट करना है, ये VED जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, हम्म। ये VED कैलकुलेट करने में भी एक कैच है, जो ये इफेक्टिव विड्थ जो बोलता है ना, हाँ
इसमें अगर आप शुरू की लाइन देखेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट पर मीट यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब कॉस्ड बाय कंसंट्रेटेड लोड ऑन सॉलिड स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन और cantilever slab may also be calculated by accessing the width of the slab may be taken as effective in resisting the bending movement. और एक मिनट, यहाँ पे ये देखो लिख रहा है द स्लैब डिजाइंड ऑन द अबोव बेसिस नीड नॉट बी चेक्ड फॉर शियर। अच्छा। बट इसमें एक और कैच है कि ये अफेक्टिव वेट जो कह रहा है ये लाइव लोड के लिए कह रहा है। हम्म। मतलब इफेक्टिव वेट कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो लाइव लोड के लिए कर रहे हैं। हम लोग डेड लोड या सुपर इम्पोज लोड और ये सब लोड के लिए हम लोग कोड साइलेंट है। हाँ। तो इफेक्टिव शेयर कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, शेयर कैलकुलेशन करने के टाइम में हम लोग अपना जो लाइव लोड का कंपोनेंट है हाँ। जिसकी वजह से शेयर जनरेट हो रहा है, अगर आप यहां देखेंगे तो ये देखिए शेयर फोर्स में हम लोगों ने सिर्फ डेड लोड, एसआईडीएल, सरफेसिंग या टेम्परेचर की वजह से जो लोड आ रहे हैं वही हाँ। कंसिडर किया है, लाइव लोड नहीं कंसिडर किया है। हम्म। इसकी वजह से ये कम हो गए हैं। नहीं तो अगर हम इधर लाइव लोड भी लेके चले आए ना हम्म। यहाँ पे, क्योंकि लाइव लोड की वजह से हमारा शेयर फोर्स 6 आ रहा है, हाँ। तो 6 अगर हम लेके चले आए तो ये देखो डिजाइन शेयर मेरा बहुत ज्यादा हो गया और यहाँ पे आ जा रहा है प्रोवाइड शेयर एनफोर्समेंट। ठीक है, हाँ। ये समझ में आया हाँ। कि अगर हम डेक स्लैब या बॉक्स कलवर्ट के स्लैब जो भी चेक करते हैं, और डेक स्लैब और बॉक्स कलवर्ट का टॉप स्लैब, साइड वाले नहीं, साइड और बॉटम की बात नहीं कर रहे, टॉप बॉक्स में। कलवर्ट का टॉप स्लैब जिसपे कि हमने लोड डिस्पर्शन मेथड से लगाया हुआ है, उसका हम्म। शियर चेक करने के लिए हमें लाइव लोड कंपोनेंट नहीं लेना है। अगर देखिए यहाँ पे लाइव लोड कंपोनेंट आ गया ना, हाँ। अब यहाँ पे प्रोवाइड शियर एनफोर्समेंट आ गया। अब हाँ। इसको कैटर करने के लिए अगर हम ऊपर जाके फिर हम अपना रेनफोर्समेंट 12 की जगह 16 का करना पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह तो ये पास हो जाएगा। अब अब आप नीचे आइए तो यहाँ देखिए ये कह रहा है नो शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो अच्छा, अब 16 आप करते हैं, हाँ हाँ। अब आप ये सोचिए कि मतलब मेरा रेनफोर्समेंट कितना बढ़ गया, जो कि 12 में पास हो रहा था हाँ। और अब मुझे 16 का 100 पे देना पड़ रहा है या 16 का सवा एरिया सौ काफी पे। हम्म। एरिया काफी बढ़ जाएगी। तो ये एक कैच है बहुत बड़ा, हम्म। और इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि लाइव लोड कंपोनेंट भी ऐड कर लेते हैं। बहुत सारी डिजाइन आती हैं चेक करने को हम्म। जिसमें हाँ। शेयर फोर्स लाइव लोड ऐड करके निकाल देते हैं और शेयर फोर्स में शेयर एनफोर्समेंट आ जाता है, और लिंक प्रोवाइड भी कर देते हैं स्लैब में कि भैया अच्छा मेरा सर, 240 में सर लिंक कैसे प्रोवाइड करेंगे? क्यों, टॉप बॉटम का सरिया है ही है, उसके ऊपर लिंक लगा दो, क्या करना है। हम्म। टू ठीक है, फोर्टी में। हाँ सर। ये एक बहुत बड़ा कैच था। और हम्म। उसके बाद फिर कोड के, अभी तो हमने यहाँ शेयर चेक कर दिया हम्म। कि भैया शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत है कि नहीं है। तो हम्म। शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर कोड फिर से कहता है चेक फॉर मैक्सिमम shear कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। अच्छा। अब मैक्सिमम shear कैपेसिटी
निकालने के लिए फिर वही BWD Z, इसमें लीवर आर्म जो है जेड, हाँ। इसको पॉइंट जीरो। 929 ऑफ डी कर दिया है। हम्म। आप देखेंगे तो पेज, lever arm can be taken as 0.9D for RCC section and to be calculated for PSC section। ठीक है। आरसीसी के लिए हम 9D लेंगे, पीसीसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। PSC के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। ठीक है। अब ये फिर ये एक फॉर्मूला दे दिया कोड ने कि भैया इस हिसाब से आप मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी सेट निकालिए। करो। अब V इज इक्वल टू 6.0, 1 - FCK डिवाइडेड बाई 3, कॉमा, जबकि हमें इसको, अगर एक्सियल फोर्स नहीं है तो 1 लेना है। वो हम्म। कोड में ही लिखा हुआ है, फॉर एक्स हम्म। स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैविंग नो एक्सियल फोर्स इट शुड बी टेकन एज 1। हम्म। ये यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है जी कि सर। इसको 1 लेना है। हम्म। उसके बाद में फिर V1 स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। अब फिर हम स्ट्रेंथ जो हमने निकाली है ऊपर, उसको फिर से रिडक्शन करना है इक्वेशन 10.6 से, IRC 112 के 10.6, 10.6, 2, 3, 4, 5, 6, where V is the strength reduction factor for concrete cracked in shear, V is equal to 0.6 bracket 1 - FCK divided by 310। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया हुआ है, 0.6, 1 - FCK डिवाइडेड बाई 310। एक्चुअली कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिग्मा आना चाहिए, हम्म। सिग्मा, और ये फॉर्मूला यहाँ आना चाहिए, वी V1, क्योंकि ये V 0.6 है ना, हाँ। तो ये V 0.6 यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये फॉर्मूला यहाँ आना चाहिए और यहाँ αCW आना चाहिए। हम्म। ठीक है, हम इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक सर। अब VRDC मैक्स, फिर इक्वेशन 108 यहाँ पे है, αW BW Z V1 FCD cot थीटा tan थीटा, और cot थीटा tan थीटा क्योंकि हमारी 45 डिग्री पे है, तो इसको हम 1 पकड़ लेते हैं, और VRDC मैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, αW BW × Z V1 FCD डिवाइडेड बाई 2। ये 1 + 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। कॉट थीटा और हाँ। टेन थीटा 45 डिग्री 1 होता है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि मेरा जो स्टीरअप्स वट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द प्लेन सरफेस, और कॉट थीटा अपने को 22.5 से 45 डिग्री के बीच में, ये थीटा एंगल जो है
हाँ। ये कोड में ही लिखा हुआ है कि आपको 22.5 से 45 डिग्री के बीच में रखना है। तो हम इसको 45 ही पकड़ लेते हैं, तो दिस बिकम टू अल्फा डब्ल्यू हाँ। बी डब्ल्यू जेड V1 FCD डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हाँ हमने सर। डायरेक्टली यहां लिख दिया है। अब ये आ रहा है 79.47। ठीक है। हाँ। अब ये VRDC मैक्स मेरा 3.37 से बहुत ज्यादा है। हम्म, तो मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए, फिर हम थीटा एंगल भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे कोड में ये भी दिया हुआ है थीटा एंगल आपको कैसे निकालना है। ये देखो, अल्फा CW इज इक्वल टू 1 फॉर सिग्मा CP इज इक्वल टू 0, ये भी लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये थीटा एंगल कैसे निकालना है, ये भी कोड में यहीं कहीं लिखा हुआ है। हम्म, और ये है। नहीं, ये नहीं है। ये तो फॉर्मूला है। थीटा एंगल इज 0.5 साइन इनवर्स ऑफ 2 × VNS अल्फा CW BW Z V1 FCD। ये कोड में ही फॉर्मूला दिया हुआ है। ये कहाँ दिया हुआ है, एक मिनट। 10.3.3, 10.3.5 पे आ गए हम। 10.3.3 ये ये आ गया। देखिए, ये जो है हम्म। 0.5, ये है 1/2 अल्फा CW V1 FCD साइन अल्फा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू AS मैक्स FWD। इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी 0.5 साइन इनवर्स। साइन यहाँ चला जाएगा, बाद में साइन यहाँ आएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ये 1.2.5 हो जाएगा BWS निकाल के यहाँ पे। इसने ये थीटा निकालने के लिए बेसिकली वैल्यू दी हुई है। बट हमारा थीटा आ रहा है 1.22, लेकिन हम अडॉप्ट कर रहे हैं 45 डिग्री। हाँ हुआ। ठीक है। और हम्म। उसके बाद हमें फिर डेल्टा FD भी निकालना है। डेल्टा FD भी कुछ नहीं है। डेल्टा FD जो है, ये इक्वेशन में डिफाइन किया हुआ है 10.16 में। डेल्टा FD इज 0.5 VED कॉट थीटा कॉट अल्फा। और हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने थीटा 45 पकड़ ही रखा है। हाँ। 0.5 इंटू हमारा VED मल्टीप्लाइड बाई tan 45 डिग्री। ये जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पहले हम्म। क्या था कि जब IRC 112 आया था तो बहुत चीजें लोगों को मालूम नहीं थी, और मतलब बहुत चीजें समझ भी नहीं थी। तो ये हाँ। डेल्टा FD जो है, हम लोग ऊपर भी कैलकुलेट करते थे, जो कि हम लोगों ने बाद में हटा दिया। कि अगर आप देखेंगे ULS डिजाइन में, ये देखो, हम लोग पहले डेल्टा FD भी कैलकुलेट करते थे यहाँ पे ULS की डिजाइन में, हाँ। जिसको जिसको कि हम लोगों ने बाद में, ये नीचे से ही आ रहा है Q220। अगर आप सेल रेफरेंस देखेंगे तो ये Q220 से ही आ रहा है। लेकिन जब तक एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक 105 नहीं आई थी ना,
तो यहाँ हाँ पे हम लोग डेल्टा एफडी, एमईडी, ये वो सारी चीजें यहाँ भी कैलकुलेट करके शो करते थे। और जबकि पास ही होता है वो, फेल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया ना ये, आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये सब निकालना। हाँ। जेड निकालो, फिर D-X.416 डिवाइडेड बाई जेड प्लस डेल्टा एफ डी करो, फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन माय डिजाइन मूवमेंट, इसको चेक करो। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग पहले करते थे, जो कि बाद में 105 के आने के बाद हम लोगों ने इसको ओमिट कर दिया। डेल्टा एफ डी निकाल के आप अपना ये खत्म करना है। मतलब अब यहाँ भी डेल्टा एफडी निकालने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारा ये मूवमेंट ऑफ ये शेयर ऑलरेडी इससे ज्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि फाइल में लगा हुआ है तो इसलिए हम लोगों ने हम्म, इसको एज इट इज ही रखा है। हम्म, ठीक है सिंह हाँ साहब। सर। हाँ सर। अब कल एक चीज रह गया, पंचिंग शेयर, हाँ हाँ। उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नॉर्मली लोग करते नहीं है, लेकिन कोड कहता है कि जो भी स्लैब आप डिजाइन करते हैं, हाँ सर। जैसे स्लैब, ये डेक स्लैब हो गया, या ओपन फाउंडेशन की जो फुटिंग है, हाँ। उसको आप जब डिजाइन करते हैं तो आपको पंचिंग शेयर उसमें चेक करना चाहिए। हाँ, ओपन फाउंडेशन में तो सर पंचिंग आएगी, डेक स्लैब में कैसे आएगा? नहीं, पंचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं ना। पंचिंग तो ये कहता है कि आपका जो भी लोड आ रहा है उसका 2D पे आपको पंचिंग शेयर चेक करना है। अच्छा। ये तो कोड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। आपका जो भी लोड आ रहा है उसके 2D पे, कोड में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप स्लैब पे मत चेक करिए, सिर्फ फाउंडेशन पे चेक करिए। न मैंने प्रैक्टिकली मैं कर रहा हूँ, जैसे हम लोग ओपन में तो क्या होता है कि जहां पर हमारा राफ्ट पे वो कॉलम आता है, तो वो पोर्शन पंचिंग का हो जाता है, तो वहाँ पंचिंग शेयर नहीं, होती है। आपका भी तो स्लैब के ऊपर जो व्हीकल लोड चल रहा है, मान हाँ लीजिए वहां कुछ हैमरिंग आ जाए। हाँ, हैमरिंग आएगी उस केस में पंचिंग आ जाएगा सर, अचानक से आ जाए तो। मान लो आपकी जिसको कि गाड़ी का नॉर्मली टायर हम फट लोग गया प्लस बोल। हाँ। है, आपकी गाड़ी हम्म का टायर फट गया और डायरेक्ट आपका जो क्या बोलते हैं रिम हम्म इन कांटेक्ट विद कंक्रीट सरफेस आ रहा है, हम्म, या उसके ऊपर कुछ चीज गिर गई। हाँ आपकी गाड़ी एक लोड लेके जा रही है, मान लीजिए उसके हाँ, वो ऊपर कुछ, अचानक से वो गिर गया, हाँ तो पंचिंग आ जाएगी, तो ठीक है। पंचिंग तो आएगी ना। हाँ हम आएगी। तो ये कहना कि डेक स्लैब में पंचिंग नहीं आएगी, बहुत सारे लोग इस चेक को नहीं करते हैं। और ठीक हाँ। है, वैसे ये चेक में फेल भी नहीं होता डेक स्लैब, हम्म। लेकिन कोड की प्रोविजन है तो उसको करना चाहिए। हाँ मतलब प्रोविजन में है, और वो अब सही है कि अगर मान ली गाड़ी जा रही है, अचानक से उसमें कुछ हो जाए और उस पर लोड जो है एक बैग डेक स्लैब पे गिर जाए, तो पंचिंग हो ही जाएगा। पंचिंग तो आएगी। हाँ हाँ, अब खूब होता है, दो गाड़ी कोलैप्स करेगी, उसका मटेरियल गिरा, तो वो तो पंचिंग आएगी आएगी, पक्का आएगा। तो इसलिए पंचिंग शेयर भी चेक करना है, ये कल करते हैं हम लोग। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है। ठीक सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।